बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एन्युटी स्केड्यूल को डिस्कस किया था और हमारी बुक में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 83। उसका डाटा लेकर हम लोगों ने देखा था कि अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट की हम लोग बात करें तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है। हमने उसको कैलकुलेट करना सीखा था फार्मूले के जरिए भी और एन्युटी स्केड्यूल बनाकर भी। फिर उसी के साथ कुछ एडिशनल चीजें हम लोगों ने देखी थी कि इन केस अगर आपसे किसी भी स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल की अमाउंट पूछे तो वो आपने किस तरह से बतानी है। और अगर आपसे ये पूछे कि उस इंस्टॉलमेंट रेंटल के अंदर आप लोग इस स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं तो हम लोगों ने उसकी कैलकुलेशंस के बारे में भी देखा था। अब अगर हम लोग नेक्स्ट चलें, कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने ना सिर्फ इसकी मूवमेंट्स को देखना है, सिर्फ अमाउंट्स की मूवमेंट्स को देखना है और आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। मतलब आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ से ही कुछ सिचुएशंस हम लोग लेंगे और उन्हीं सिचुएशंस को हम लोग आगे डील करते जाएंगे। अब इसमें सबसे पहली सिचुएशन हमारे पास आती है कि आप लोगों के साथ काफी सारी चीजें पहले ही डिस्कस हो चुकी हैं। यहाँ पर आप कंसीडर करें कि जीरो टाइम ड्यूरेशन पर मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का। जीरो टाइम ड्यूरेशन पर मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का और ये हम लोगों ने पे करना था विद इन 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर हम लोगों ने ये सारा लोन पे करना था। इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट 3 ईयर्स रेंटल्स पे किए। कितने? नहीं, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 5,000 पर क्वार्टर रेंटल्स पे किए। आप मुझे बताएं कि लास्ट के 2 ईयर्स में मैं कितने रेंटल्स पे करूं कि ये सारा लोन सेट ऑफ हो जाए। अच्छा, अब बेटा ये रेंटल्स जरूरी नहीं कि पर क्वार्टर ही हो, इनका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट भी हो सकता है कि मैं आपसे पर मंथ पूछ लूं, पर सेमी एनुअल पूछ लूं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर रेट को भी वैसे ही चेंज करना पड़ेगा। और यहां पर अगर आप देखें कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था कि 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। अब जब मैंने कंपाउंडिंग क्वार्टरली इसको किया तो मतलब ये वाले रेंटल्स पर क्वार्टर ही हैं। रेंटल्स पर क्वार्टर ही आप लोगों ने रखने। अब सेकेंड टाइम ड्यूरेशन के जो रेंटल्स हैं वो आप लोगों ने फाइंड करके देने हैं। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं समझा आ रहा। इससे पहले हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट कर चुके हैं जिसमें डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट रेंटल्स थे, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट थे। तो हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू फाइंड किया करते थे। आज क्या हुआ कि मैंने प्रिंसिपल अमाउंट खुद बता दी और एक रेंटल आपके साथ मिस कर दिए। इसी तरह से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी मिस कर सकता था, फर्स्ट रेंटल भी मिस हो सकते थे। तो आप लोग वहां पे जाके एक्सपोर्ट कर देंगे। अब आपका बाकी सारा मेथड सेम रहना है। अब इसके लिए जो आपके पास इक्वेशन बननी है वो कुछ इस तरह से बननी है। द प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू, अब सबसे पहले रेंटल्स 5,000 इनटू, अब देखिए इनकी प्रिंसिपल अमाउंट, तो 1 - 1 प्लस 8% डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू रेज टू पावर -3 × 4 12 डिवाइडेड बाय 2%। अब बेटा ये स्टार्ट के 5,000 आपके पास जीरो टाइम ड्यूरेशन पे पहुंच गए। अब इनके साथ और कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने ऐड कर देना है रेंटल्स। अब आप कैलकुलेटर पे एक्स पुट कर देंगे। ये सेकंड वाले रेंटल्स हैं जो हम लोगों ने फाइंड करने हैं। इंटू 1 - 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3% रेज टू पावर माइनस, अब ये 2 ईयर्स के लिए है, 2 × 4 ये 8 नंबर ऑफ रेंटल्स होंगे। ये बात क्लियर? एंड डिवाइडेड बाय,
अब अगर आप इसके ऊपर सिर्फ ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इस फार्मूले की मदद से ये पहुंचे थर्ड ईयर के साथ। ओके, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर से जीरो पर लेकर आना है तो वाया डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब इसके बाद डिस्काउंटिंग, लेकिन वो डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला रेट कौन सा अप्लाई करेंगे? 8% वाला। तो 1+2% रेज टू पावर माइनस 3 × 4। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका, और यहां से आपको रेंटल्स की अमाउंट मिल जानी है। अच्छा अब बताएं, ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है? तो ये रेंटल, जरा कैलकुलेटर को बताएं आपके पास क्या अमाउंट आ रही है। एंड आंसर इज 3 पॉइंट समथिंग है, तो वो 14 हो गया हमारे पास। ओके, तो अब आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का पता चल गया ये बात। अच्छा, अब नया कॉन्सेप्ट लिखूं तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्यूचर वैल्यू दे दी जाए। आपसे कहा जाए कि मुझे 5 साल के बाद 1 लाख रुपए चाहिए अपने अकाउंट में। अच्छा, बाकी सारी सिचुएशन सेम रखें, तब क्या होगा कि भाई आप लोगों ने इसके ऊपर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई कर रहे थे वहां पर अब कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई करना शुरू कर देंगे कि मेरे अकाउंट में 5 साल के बाद 1 लाख रुपए होने चाहिए, और मैंने फर्स्ट 3 ईयर्स में 5,000 रुपीज पर क्वार्टर डिपॉजिट करवाया। तो बताएं लास्ट के 2 ईयर्स में मैं कितनी अमाउंट डिपॉजिट करूं? ऑलराइट, जरा इक्वेशन तो बना कर रहे हैं मुझे। फ्यूचर वैल्यू को 100,000 करते हैं, और ये सिचुएशन बनेगी हमारे पास कुछ इस तरह से। यहाँ पर 100,000 फर्स्ट 3 ईयर्स, 5,000 पर क्वार्टर। ये वाले रेंटल्स आपने फाइंड करने हैं पर क्वार्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट के लिए 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, एंड द लास्ट 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। जी, सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाएं और रेंटल्स की अमाउंट फाइंड करके दें। अब ये 100,000 एज फ्यूचर वैल्यू आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन 5,000 की बात करें तो ये हमारे पास आएगा 1+2% रेज टू पावर 12 -1 अपॉन 2%। अच्छा, ये अब पहुंच गया इस फार्मूले के जरिए एट द एंड ऑफ ईयर। तो ईयर 3 से 5th तक लेकर आने के लिए इसके ऊपर कंपाउंडिंग फैक्टर 1+ फॉर 2 ईयर्स, तो 2 × 4 8 आ जाएगा। फिर प्लस रेंटल्स इंटू 1+3% रेज टू पावर 8 -1 अपॉन, अब इसके साथ कोई कंपाउंडिंग फैक्टर नहीं लगाना है क्योंकि ये जैसे ही आपने ये फार्मूला अप्लाई किया वो 5th ईयर पे पहुंच गया। एंड द रेंटल्स आर 1692। अच्छा अब बताएं, इन सिचुएशन में किसी को कोई इशू? क्या ये मुश्किल चीज थी? आपको सिर्फ अमाउंट की मूवमेंट्स का पता होना चाहिए, और फार्मूला कि मैंने फार्मूला अप्लाई कौन सा करना है, फ्यूचर वैल्यू या प्रिंसिपल। किसी को कोई मसला? अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सेम ऐसे ही हम लोग चलते हैं, लेकिन ये देखें, मैंने 100,000 का लोन लिया। टाइमलाइन से वैसे आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाते हैं, लेकिन साथ साथ ना स्टेटमेंट भी सुन लिया कर। अच्छा, 100,000 का आज मैंने लोन ले लिया, और बैंक वालों से मैंने कहा कि मैं आपको रेंटल्स पे किया करूंगा पर मंथ, रेंटल्स पे किया करूंगा पर मंथ, लेकिन ये स्टार्ट होंगे एट द एंड ऑफ 4th ईयर।
4 साल के बाद ये स्टार्ट होंगे, 4 साल के बाद जाकर ये स्टार्ट करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब जो पहला रेंटल मैंने पे करना है ना, वो 5th ईयर के पहले मंथ के एंड पर करना है। 4th ईयर के एंड पर कोई रेंटल नहीं पे करना। एन्युइटी यहां से स्टार्ट होनी है। और फर्स्ट 4 ईयर में मैं किसी किस्म का कोई रेंटल पे नहीं कर रहा। ऑलराइट, क्यों? क्यों भाई, मुझे उसी टाइम पैसों की जरूरत थी, मैं फौरन रिटर्न नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उनसे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन ले लिया। ऑलराइट, और मैंने कहा कि नेक्स्ट 6 ईयर्स, मतलब 4 साल से स्टार्ट करूंगा तो अगले 6 साल, तो टोटल 10 ईयर्स बन जाएंगे ना। 6 ईयर्स तक मैं पर मंथ रेंटल पे करूंगा एट अ रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड मंथली, जबकि इन 4 ईयर्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअल था। बताएं मैं रेंटल क्या पे करूं? क्वेश्चन समझ आ गया? आप बताएं। अब देखिए यहां पर बात सुने। देखिए भाई, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ फर्क क्या है? फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन में रेंटल नहीं है भाई। जब रेंटल नहीं है तो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी तो नहीं फाइंड करनी। ऐसा ही है ना, जब रेंटल्स होते हैं तो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करता है, जब रेंटल्स ही नहीं है तो क्या प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इसके लिए क्या करना है आपने? 100,000 इज इक्वल टू ये रेंटल्स जो कि हमने फाइंड करने हैं। अब इनके ऊपर आपने एन्युटी फैक्टर लगा लेना है, 1 - 1 + 12% कंपाउंडिंग मंथली रेज टू पावर 6 इंटू 12 - 72। ये बात समझ आ गई है? टोटल 72 रेंटल्स बन जाएंगे मेरे पास, डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये फार्मूला लगा के मैं पहुंचा एट द एंड ऑफ 4th ईयर। ये बात समझ आ गई? तो बेटा क्या मैंने 4th ईयर पे आना है? तो 4th ईयर से 0 टाइम ड्यूरेशन तक आप लोगों ने इसके साथ डिस्काउंटिंग फैक्टर, लेकिन इस वाले रेट के मुताबिक, और इस अगर ये रेट ना होता तो सेम रेट अप्लाई कर देते। तो ये वाला रेट क्या है? 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 1 + 4% रेज टू पावर -4 × 2। ऑलराइट, 4 साल टाइम मल्टीप्लाइड बाय m की वैल्यू अब 2 थी, तो 4 × 2 पावर 8 आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्लियर? अब ऐसा नहीं है जैसे एन्युटी है लेकिन हमने कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको डिले कर दिया है, तो ऐसी एन्युटी को कहा जाता है डिलेड एन्युटी। इसे क्या कहेंगे? डिलेड या इसे कहा जाता है डेफर्ड। डेफर्ड एन्युटी। हाँ जी, एंड द अमाउंट ऑफ रेंटल इज 2676। अब देखिए, अब ये पे करना कितना इजी हो जाता है कि 1 लाख रुपया लिया, 4 साल तक पेमेंट भी नहीं की, और उसके बाद पर मंथ सिर्फ 2676 पे करूंगा, और 6 साल के बाद 6 साल तक पे करता रहूंगा, मेरा ये कर्ज सारा सेट ऑफ हो जाए। ऑल राइट, तो सपोज अगर आपको उस टाइम ड्यूरेशन के रेंटल्स दे दें और आपसे कहें कि ये एन्युटी स्टार्ट हुई एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट बताओ, तो भाई यहाँ पर इज इक्वल टू 100,000 ही करेंगे, जो रेंटल गिवन होगा वही पुट कर देंगे, एन्युटी फैक्टर, और जितना अरसा डिले है उतने अरसे का डिस्काउंटिंग। ऑर्डिनरी में अगर आपको याद हो तो 1 टाइम पीरियड डिले होता था, तो 1 टाइम पीरियड का डिस्काउंटिंग फैक्टर ऐसे ही होता था ना,
बेसिकली वो कंपाउंड क्या, हाँ, वन टाइम पीरियड के लिए वो फैक्टर अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो ये वन टाइम पीरियड से ना ज्यादा अरसे के लिए डिले हो, तो जितने अरसे के लिए डिले हो तो उतने अरसे के लिए आप लोगों ने डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई कर देना है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? गुड। अब नेक्स्ट देखें। अब इंसान को ना अपनी कुछ जरूरियात होती हैं जो कि हम लोगों ने फ्यूचर की जरूरियात को पूरा करने के लिए प्लानिंग अभी से करनी होती है। मतलब मुझे मालूम है कि यार अभी मैं इन सर्विस हूं, अभी मेरी जॉब चल रही है और अगले 10 इयर्स तक मेरी जॉब चलती रहेगी। ऑलराइट। तो मुझे मंथली बेसिस पे सैलरी मिल रही है, तो मैं अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट पर मंथ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं। ये बात समझ आ गई? तो आपने मुझे बताना है कि मैं इन्वेस्ट क्या करूं। तो आप मुझसे पूछेंगे कि आपकी आगे जरूरियात क्या है, पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का। अगर मैं आपसे यहाँ पे कह देता ना कि अब मुझे 10 इयर्स के एंड पे 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप 5 लाख को फ्यूचर वैल्यू कंसीडर कर लेते। ऐसे ही था ना, और रेंटल की अमाउंट फाइंड कर देते। मैंने आपसे ये कहा कि यार मेरा आगे पर्पस ये है कि मुझे अगले 15 साल तक, तो ये टोटल 25 साल हो जाएंगे, मुझे पता है कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम 15 साल तो मेरी जिंदगी होनी है ना। तो अगले 15 साल तक मुझे 5,000 रुपीज पर मंथ चाहिए, ताकि मैं अपने घर का खर्च चला सकूं ना, कि मैं कुछ ना भी करूं तो मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा मौजूद हो कि बैंक वाले मुझे अगले 15 साल तक पर मंथ 5-5 हजार रुपए देते रहें। क्या आपको मेरी ये ख्वाहिश पसंद आई? नहीं आई? हालांकि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अभी की आपकी सेविंग बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगी। वो ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, ये जो पेंशन मिल रही, अभी हम लोग पेंशन पर भी आएंगे, क्योंकि अभी ये पेंशन नहीं है, अभी तो मैंने इसको टाइम को बाउंड कर दिया ना, तो मैंने एन्युटी बना दी है। पेंशन लाइफ टाइम होती है, परपेचुटी बनती है। अभी हमने परपेचुटी पर भी आना है। और साथ में मैंने ये कह दिया, मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी भी हो सकती थी, लेकिन साथ में आपको पता है कि जब रिटायरमेंट होती है तो आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलती है। पर मंथ भी मिल रही होती है, लेकिन साथ में एक लमसम अमाउंट भी मिलती है। मैंने कहा एक तो 5,000 रुपये पर मंथ मिले, लेकिन जिस दिन मैं रिटायर हो रहा हूं उस दिन मुझे 5 लाख रुपए भी मिले, ताकि मैं इससे बच्चों की शादियां कर सकूं, अपना कोई बिजनेस कर सकूं, कुछ भी हो सकता है, ये अमाउंट भी मिले। तो मुझे बताओ कि मैं पर मंथ आज कितनी सेविंग। आपको क्वेश्चन समझ आ गए? अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि इस टाइम पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% कंपाउंडिंग मंथली। अच्छा, बाद में भी यही अभी सपोज कर लेते हैं कि इसके लिए भी 12% कंपाउंडेड मंथली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं। अच्छा, अब आपने ये वाले रेंटल्स फाइंड करने हैं। बात सुनिए, जब भी आपने रेंटल्स फाइंड करने हैं तो या तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होनी चाहिए या फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए। मैंने इन रेंटल्स के लिए जीरो की तरफ आया कि शायद मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाए, लेकिन जीरो से पहले मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मेरी हेल्प कर सके कि जीरो पर अमाउंट क्या होगी। क्या ऐसा ही है? और जीरो की राइट हैंड साइड पे देखा तो खुद वैल्यू फाइंड करने वाली पड़ी हुई थी। ऐसा ही है ना? मैं इसके प्रिंसिपल अमाउंट को डिटरमिन नहीं कर सकता, मैं इसकी फ्यूचर वैल्यू की तरफ गया। भाई ये जो रेंटल फाइंड कर रहा हूं ना, इनकी फ्यूचर वैल्यू 25 साल के एंड पर नहीं है, 10th ईयर पे। मैंने ये देखना है जिस दिन मैं रिटायर हूं उस दिन मेरे अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। ऑल राइट। हाँ, ये मैं डिटरमिन कर सकता हूं।
एक अमाउंट का पता उसी टाइम पे चल गया कि 5 लाख तो जरूर होना चाहिए जो उसी टाइम में विड्रॉ करवा, लेकिन सिर्फ 5 लाख भी ना हो, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी हो कि 5 लाख निकालने के बाद इतनी अमाउंट बचे कि अगले 15 साल तक मुझे 5-5 हजार में मिल सके। तो वो जो अगले 15 साल तक 5-5 हजार के हैं, उनकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करो। देखो, जो रेंटल मैंने फाइंड करने हैं इनकी फ्यूचर वैल्यू ये जरूर है, लेकिन जो मैंने रेंटल्स कलेक्ट करने हैं उनके लिए तो ये वाला पॉइंट उनकी प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। तो आपने इन 5 हजार की पहले प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 5,000 इंटू 1 - 1 + 1% रेज टू पावर -15 इंटू 12, 180। ऑल राइट, तो पावर में -180 डिवाइडेड बाय 1%। अच्छा, इस फार्मूले से इन 5,000 की प्रिंसिपल अमाउंट, एक तो आपको ये चाहिए, प्लस आपको ये 5 लाख रुपए चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई? ये है आपके उन रेंटल्स की फ्यूचर वैल्यू। अब चाहो तो इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज अब इन रेंटल्स की जो आपने फाइंड करनी है उनकी फ्यूचर वैल्यू का आपको पता चल चुका है। इस अमाउंट को इक्वल हो जाना चाहिए, ये है सारे की सारी फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू रेंटल्स इनटू, अब इनके ऊपर अब इनके ऊपर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करना है। तो 1 + 1% रेज टू पावर 120, 10 इंटू 12 -1 अपॉन 1%। तो आपको रेंटल्स का पता चल जाएगा। देखें, ये रेंट, आपको ये बात समझ आ गई है कि आपने सबसे पहले ये जो मैंने स्टार बनाया ना, यहां तक की वैल्यू फाइंड करें। तो यहां तक 5,000 रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ये 5 लाख रुपए, ये यहां तक की वैल्यू है जो हमारे इन अननोन रेंटल्स की फ्यूचर वैल्यू है। तो मैंने इसको इज इक्वल टू कर दिया उन रेंटल्स की फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले के साथ। तो आपके पास आर की क्या वैल्यू आ गई, 3984। अच्छा, अब आप लोग खुद बताओ, मेरी फ्यूचर की बहुत बड़ी ख्वाहिशात थी, पर मंथ 5-5 हजार रुपए भी 15 साल के लिए चाहिए। एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट 5 लाख रुपए भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर मंथ करूंगा लेकिन सिर्फ 10 साल के लिए, लेकिन पे कितना करूंगा, जस्ट 3984। ओके, तो देखो कितना बेहतरीन बेनिफिट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो हैंडशेक मिल रहा होता है, एक लमसम अमाउंट मिलती है, उसके पीछे रीजन ये होती है कि वो अपनी ड्यूरिंग द सर्विस सैलरी में से एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने प्रोविडेंट फंड में डालते हैं। और 25 साल की उनकी सर्विस होती है, तो 25 साल तक पर मंथ उनका पैसा इकट्ठा होता रहता है। जब 25 साल के बाद वो रिटायर होते हैं, उनका अपना पैसा उनको मिल रहा होता है। ऑल राइट, तो ये गवर्नमेंट कोई एहसान नहीं कर रही होती, ये बैंक्स कर रहे होते हैं। ये पैसा और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास होता है और उन्होंने ये देना होता है। ओके, तो वो जो लमसम अमाउंट मिलती है और जिंदगी भर उसको मिलती रहती है, ये गवर्नमेंट के पैसों से नहीं मिल रही होती, उसका अपना पैसा होता है जो बैंक वाले उसको पे कर रहे हो। गॉट इट? इवन के ये सिस्टम प्राइवेट वाले भी बैंक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जाके करें, बाद में लेते रहें, कोई इशू नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट वाले के ऊपर ये चीज मैंडेटरी नहीं होती, तो वो अक्सर नहीं करते ऐसा, तो एंड पे नुकसान भी उठाती हैं उस चीज का। जबकि गवर्नमेंट वाले मैंडेटरी होता है, भाई आपकी सैलरी में से 5,000 रुपये हम डिडक्ट करेंगे और वो आपके अकाउंट में जाएंगे, तो बाद में उन चीजों का फायदा होता है। बात समझ आ गई?
अच्छा, अब इसी सिचुएशन को, आपको अब मेथड समझ आ गया, इसी सिचुएशन को हम लोग लाइफ टाइम लेके चलते हैं कि सेम यही सिनेरियो हमारे पास है। क्या हम लोग एक लमसम अमाउंट भी पे करते हैं इसको, और साथ में लाइफ टाइम हम उसको 5,000 रुपये देंगे, और ऐसे समझे जैसे 10 ईयर्स तक के लिए है। 10 ईयर्स रेंटल्स आपने फाइंड करके देने हैं पर, चलिए इसको ना क्वार्टर कर लेते हैं, पर क्वार्टर आपने रेंटल डिपॉजिट करवाने हैं पर क्वार्टर, जबकि 5-10 साल के बाद आपने रिटायर होना है एट द एंड ऑफ 10th ईयर, ये रिटायरमेंट डेट है। इस रिटायरमेंट के बाद अप टू इन्फिनिटी लाइफ टाइम आपको रेंटल्स चाहिए। हाँ जी, पर मंथ कितनी अमाउंट चाहिए आपको? 10,000 आपने ही जमा करवानी है, मैं क्या करूं? पर मंथ आपको चाहिए। ओके। अच्छा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितनी अमाउंट चाहिए आपको जी? इंसान औकात के मुताबिक बोले, इतनी सैलरी नहीं होनी जितनी इंस्टॉलमेंट बन जानी है। तो सारी सैलरी उठा के प्रोविडेंट फंड में डाल दें। ऐसा लग रहा है जैसे वजीर आला पंजाब बन गया हो तुम। अच्छा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर है 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये स्मॉल आ रहेगा, 12% कंपाउंडेड मंथली। ऑल राइट, चलिए बताएं रेंटल्स की अमाउंट क्या आएगी। रेंटल्स की अमाउंट फाइंड करके दें कि कितनी अमाउंट डिपॉजिट करें हम। शाबाश, ट्राई करें जरा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए अगर आप लोग जाते हैं ना, तो यहाँ पे परपेचुटी है, तो परपेचुटी की प्रिंसिपल अमाउंट रेंटल्स डिवाइडेड बाय पीरियोडिक रेट, 12% डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1%। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट हो तो ऑर्डिनरी ही कंसीडर करना है। अच्छा, ये प्रिंसिपल अमाउंट बन गई आपके पास, ये प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 10 है, जब परपेचुटी शुरू हुई वहां तक की, प्लस वहां पे 5 लाख रुपए हमारा इंतजार कर रहा था। टोटल बैंक अकाउंट में हमें ये अमाउंट चाहिए, इज इक्वल टू, अब ये हमारे इन रेंटल्स के लिए फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी, इनटू, अब इसके ऊपर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला 1+3% रेज टू पावर 10 × 4 -1 अपॉन 3%। जी, एंड द रेंटल इज 9894। ये हमारे पास आंसर है। और क्या इजी चीज नहीं थी? ये भी मंथली था, देखो, उस जब ये रेंटल मंथली था ना, उस टाइम पर रेट भी कंपाउंडिंग मंथली था, तो रेट को ऐसे चेंज करने की जरूरत नहीं थी, तो सिंपली डिवाइडेड बाय 1% कर देना था। अब ये 10 ईयर्स तक आ गई अमाउंट +5। अब जब इन रेंटल्स पर आए, ये पर क्वार्टर थे, तो यहाँ पर रेट भी तो कंपाउंडिंग क्वार्टरली था। ओके, तो मतलब ऐसा चेंज करने की जरूरत नहीं, 12% डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 3% हम लोग यूज कर रहे हैं, और पावर में टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स जो हमारे पास हैं 10 × 4 40, तो पर क्वार्टर मतलब हर 3 माह के बाद हम 19,894 रुपीज पे करें, हर 3 माह के बाद, तो 10 साल के बाद 5 लाख रुपए भी लेंगे, और पूरी जिंदगी के लिए 10,000 रुपये पर मंथ भी रिसीव करते रहेंगे। ऑलराइट, कोई इशू? ये बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, ये बेटा इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स थे जो हम लोगों ने सीखने थे। अच्छा, यहीं पर दो अमाउंट्स भी आ सकती हैं, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने आप को ना किसी एक पॉइंट तक पहुंचाना है।
जो रेंटल्स आपने फाइंड करने हैं, या तो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करो या उनकी फ्यूचर वैल्यू, और उसके मुताबिक जाके आप मिसिंग रेंटल्स को फाइंड किया करोगे। अच्छा, यहीं पे एक और सिचुएशन हम लोग डील कर लेते हैं, और वो हमारे पास है कुछ इस तरह से। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूँ, एक नया पॉइंट भी समझा दूंगा, लेकिन साथ में इस सिचुएशन को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं हम। अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, 10 years, और मैंने रेंटल्स पे किए 10,000 रुपीज पर मंथ। अपनी सर्विस के 10 years में मैंने 10,000 रुपीज पर मंथ रेंटल पे किए एट अ रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड मंथली। और मेरा मकसद ये था कि एट द एंड ऑफ 10 years मुझे 2 लाख रुपए मिले। रिटायरमेंट के 5 साल बाद 150,000 मजीद मिले मुझे। और रिटायरमेंट से ऑनवर्ड लाइफ टाइम, मतलब ये 15 साल के बाद नहीं, रिटायरमेंट से लाइफ टाइम तक बताओ मेरे पास रेंटल्स कितने हों, मैं कितनी अमाउंट विदड्रॉ करूं पर मंथ। अब देखो, इससे पहले मैं आपको ये वाली अमाउंट बता देता था, आज मैंने आपसे ये वाली अमाउंट पूछ ली है, जबकि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मैंने आपको बता दी है। कोशिश करो जरा। इसका रेट, हाँ, इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% कंपाउंडेड मंथली। ये 10 से ऑनवर्ड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% कंपाउंडेड मंथली। जी, थोड़ी सी कोशिश करें इक्वेशंस वगैरह। अब आपके पास 10 years के बाद वाले रेंटल्स मिसिंग है, तो बेटा परपेचुटी है तो बाद वाली अमाउंट का तो पता नहीं चल सकता ना। तो इससे पहले आप लोग यहां की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, यहां तक की। तो यहां की अमाउंट कैसे आएगी मेरे पास? सबसे पहले तो इन 10,000 रुपीज पर मंथ की फ्यूचर वैल्यू, ये आपने डिटरमिन करनी है। और वो आएगी हमारे पास 1+1% रेज्ड पावर 10 × 12 -1 अपॉन 1%। अच्छा, 10 साल के बाद आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? इसको इज इक्वल टू कर दो। अब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए, और वो वहीं पे मौजूद है, प्लस 150,000। तो बेटा सिंपली 150 नहीं लिखना, आपने इस 150 को भी यहां पर लेकर आना है। तो 150 के ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू 1+18% कंपाउंडेड मंथली, तो मतलब 1.5%। 18% डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1.5%। क्लियर? रेज टू पावर -5 × 12। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? प्लस रेंटल्स डिवाइडेड बाय 1.5%। और ये रेंटल्स हमने फाइंड करनी है, परपेचुटी थी, तो परपेचुटी के प्रिंसिपल अमाउंट अप्लाई। 305 The rental is 30585। अब आप देखो, 10 साल तक सिर्फ 10-10 हजार रुपये जमा करवाऊं ना, लमसम अमाउंट तो अलग से ले रहा हूं, लेकिन उसके अलावा लाइफ टाइम पर मंथ 30,585 रुपये लेता रहूंगा, और खत्म नहीं होंगे। इतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई सब बच्चों को? इजी है ना?
अब आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट भी फाइंड कर सकते हो, आप फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, रेट भी मिसिंग हो सकता है तो वहां पे रेट की जगह पे जाके एक्सपोर्ट कर दो। रेंटल्स मिसिंग है तो रेंटल्स फाइंड कर सकते हो। तो आप लोगों ने हर किस्म की एन्युटी में मूवमेंट्स को देख लिया। लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करवाने लगा हूं, लास्ट कॉन्सेप्ट आप लोग कर सकते हैं लेकिन फिर भी जी, ये जीरो टाइम ड्यूरेशन, अच्छा बड़ा ना सिंपल सा क्वेश्चन रखते हैं इसको। 5 साल तक आप लोग रेंटल्स पे करते रहे, 5 साल तक आप लोग रेंटल्स पे करते रहे 3,000 पे पर मंथ, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% कंपाउंडिंग मंथली। बताओ 5 साल के बाद अगले 5 साल तक आप कितने रेंटल्स रिसीव कर सकते हो पर क्वार्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, पूरे 10 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है? अभी ऐसे ही तो क्वेश्चन ऊपर सॉल्व कर रहे थे, पहले 5 साल इन्वेस्टमेंट की और बताओ कि अगले 5 साल में पर क्वार्टर क्या अमाउंट रिकवर करूं। लेकिन उस टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% कंपाउंडिंग मंथली ही है। हाँ जी, शाबाश। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। इस क्वेश्चन के लिए जब लास्ट के रेंटल्स फाइंड करने हैं तो फर्स्ट रेंटल्स की फ्यूचर वैल्यू और लास्ट के रेंटल्स की प्रिंसिपल, तो फर्स्ट रेंटल में कोई मसला नहीं था, रेट की कंपाउंडिंग भी मंथली है और रेंटल्स भी पर मंथ है। तो इनको आप लोग सिंपली लिख सकते थे 3,000 इंटू 1+1%, ये 1% तो समझ आ गया ना, Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 5, 60 -1 डिवाइडेड बाय 1%। ये आपके नेक्स्ट रेंटल्स की प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। मतलब यहां पर आप लोगों ने अपने पास जाके रिकॉर्ड कर देना है और इनटू, अब 1 - 1 प्लस, अब मेरे पास रेंटल है पर क्वार्टर, रेट है पर कंपाउंडिंग मंथली, तो मैं ये वाला रेट यूज नहीं, मैं इसके लिए पहले इक्विवेलेंट रेट फाइंड करूंगा। इक्विवेलेंट रेट, और उसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 + नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू 1 + जो रेट हमें चाहिए, जिस कंपाउंडिंग के साथ चाहिए। ऑलराइट, अब ये जाकर आप लोगों ने यहां पर देखना है R इज इक्वल टू, और आपके पास ये R की वैल्यू आएगी 1 + 1% रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू 1 + X% बाय 4 रेज टू पावर 4। यहां से आपको मिलेगा इक्विवेलेंट रेट 12.12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। आपने ये वाला रेट यहां पे यूज किया, 12.12% डिवाइडेड बाय 4 एंड रेज टू पावर 5 इंटू 4, तो इनकी प्रिंसिपल अमाउंट है तो माइनस, क्लियर, एंड होल डिवाइडेड बाय
12.12% डिवाइडेड बाय 4। क्या ये कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया आप बच्चों को? तो जब रेंटल्स और रेट की कंपाउंडिंग डिफरेंट हो तो पहले इक्विवेलेंट रेट फाइंड करें और वो रेट जाकर आप लोग यूज किया करेंगे। तो अब आपके पास जो रेंटल्स की अमाउंट आ जाती है वो है 16,514 वही 514। क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा, ये हमारे एन्युटी के सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, इक्विवेलेंट रेट के क्वेश्चन भी देख लिए और बहुत कुछ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आप लोगों ने अपने पास ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे 83 तक हम लोगों ने कल कर लिए थे सॉल्व। अच्छा, बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं एन्युटी से रेलिवेंट, उसके बाद शुरू हो जानी है एनपीवी एंड आईआरआर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एनपीवी और आईआरआर को डिस्कस करेंगे। ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर 84 को देखें, मिस्टर अली इज कीन टू परचेज अ गार्डन ऑफ मैंगोज which is expected to produce its first crop at the end of 6 years. It is estimated that the annual income from the crop will yield 6,000 for 15 years. After that, its resale value will be rupees 10,000 only. If the money is worth 6% compounded annually, what maximum amount he would pay now for the garden? अब ये देखें, आपने फ्यूचर के अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते हुए आज डिसीजन लेना है कि आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे इसके ऊपर। अब इसके लिए अगर मैं आपको ये चीजें टाइमलाइन के ऊपर बताऊं तो ये देखें, आज के दिन क्या इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट कहते हैं आज से 6 साल के बाद आपको बेनिफिट होने हैं, 6 ईयर। ओके, आफ्टर 6 ईयर्स आपको बेनिफिट होने हैं एनुअल बेसिस पर। कितने? रेंटल्स इज इक्वल टू 6,000 पर ईयर फॉर 15 ईयर्स। तो 6 ईयर पर आपको ये पहला रेंटल मिलना है, मतलब 5 साल के बाद शुरू है तो टोटल 15, तो ये आप 20 तक पहुंचेंगे क्योंकि 6 खुद फर्स्ट ईयर है। ओके, 6 खुद फर्स्ट ईयर है, तो आगे मतलब 15 साल तक ये रेंटल मिलने हैं तो टोटल 20 साल हो गए आपके पास। और इस दिन आप जब बाग को जाके सेल करोगे तो 10,000 रुपये आपको उस टाइम भी मिलेंगे। कहते हैं आज के दिन इसकी वैल्यू क्या होगी। बेटा फर्स्ट 6 ईयर्स के लिए किसी किस्म के कोई रेंटल्स नहीं है, ये डिलेड एन्युटी का कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 6,000 की प्रिंसिपल अमाउंट 1 - 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, रेज टू पार, ये 6,000 के रेंटल कितने मिलने हैं? 15। ऑल राइट, डिवाइडेड बाय 6%। अब जब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, आप 6 ईयर के एंड पे पहला रेंटल था, तो आप कहां पर पहुंचे? 5th ईयर के एंड पर आप लोग पहुंचे। 6th ईयर के एंड पर पहला रेंटल था। तो हम लोग जब ऑर्डिनरी एन्युटी के प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो जिस दिन हमारा फर्स्ट रेंटल होता है उससे 1 साल पहले की वैल्यू, तो 5th ईयर तक उसने हमें पहुंचाया। तो 5th ईयर से 0 तक हम लोग आएंगे वाया डिस्काउंटिंग फैक्टर 6%, रेज टू पार -5। देखो 20 साल पूरे नहीं हो गए, 15 साल इधर और 5 साल इधर, तो 20 साल हमारे पूरे हो गए। ये बात समझ आ गई? लेकिन सिर्फ इतनी नहीं है वैल्यू, इसमें ऐड करेंगे 10,000 और 10,000 की प्रिंसिपल अमाउंट ये डिस्काउंटिंग फैक्टर के जरिए ही आप तक पहुंचेगी -20। अब देखें इसकी वैल्यू क्या बनती है हमारे पास जी। नहीं, इस सारे की प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 666।
6000 into 1 minus 1 plus 6% raised to power minus 15 6% into 1 plus 6% raised to power minus 5 plus 10,000 into 1 plus 6% raised to power minus 20. The answer is 46663. अब इधर मैच नहीं कर रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको ये 44022 ये आंसर। इन्होंने इसको 21 किया, 6th ईयर के बाद स्टार्ट कर रही हैं, तो मतलब 6th ईयर पर पहला रेंटल नहीं अप्लाई किया। इसको 6th ईयर ये यहां पर यूं कर रही हैं कि 6th ईयर के बाद स्टार्ट किया, तो यहां पर हमें पहला रेंटल मिला। 6th ईयर के लिए हम लोग डिस्काउंटिंग करेंगे। 6th ईयर के बाद 15 साल, तो वो 21 साल तक चले गए, तो यहाँ पर 21। इस तरह से इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 44022.06। ओके, 6 साल के बाद 15 साल, तो टोटल 21 साल हो जाएंगे। और जब ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसने आपको 6 साल के बाद आके छोड़ना है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 6 साल के लिए लगा देना इसके ऊपर। ऑल राइट, क्वेश्चन 84 अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, इससे पहले आपने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, तो मुश्किल होनी थी। लेकिन अब अगर आप वो कहते हैं कि ये बाग परचेज करने के लिए जाओ ना, तो मैक्सिमम इसके लिए अगर कोई वैल्यू आपने देनी है, तो वो 44,022 देना। क्लियर? इससे कम अमाउंट पे परचेज कर लेना, इससे ज्यादा अमाउंट पे परचेज किया तो नुकसान में चले जाओ। ओके, अच्छा बेटा, बाद के क्वेश्चन भी आपने थोड़े बहुत इसी तरह प्रैक्टिस कर लेने हैं, जो आप लोगों से इजीली हो सके। अदरवाइज हम लोग खुद देख लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम लोग को कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, हम लोग वो जाके सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।